नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। हालांकि पिछले एपिसोड में हालांकि प्रथम भाव चल रहा था, वो भी पूरा नहीं हुआ, तो उस एपिसोड को हम पूरा करेंगे और दूसरे भाव के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर साहब, अभी इस एपिसोड को हम कंटिन्यू ही कर रहे हैं क्योंकि आपका प्रथम भाव ही नहीं ख़त्म हुआ। आपने पीछे से कुंडली देखी, कुंडली को किसी तरफ भी घुमाया जा सकता है, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि हम इस भाव को ऐसे भी देख सकते हैं। तो हम अष्टम भाव पे थे, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे भी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। हम टॉपिक के ऊपर ही चलते हैं सीधा। अष्टम भाव से कैसे देखें हम पहला भाव? शिफाली जी, अष्टम भाव की बात चल रही थी पिछले एपिसोड में। शिफाली जी ने ऐसे ही बिठा दिया, बैठो बैठो प्रोफेसर, बैठो बैठो, मेरी बात अधूरी रह गई। आपने बहुत सारी बातें की लेकिन पहले भाव को पूरा नहीं किया, तो मैं बातें तो फिर करूंगा। तो जब बातें नहीं करूंगा तो आपको ज्ञान कैसे आएगा? पहले मुझे ये बताओ, दिल से बताओ, जब मैं बातें नहीं करूंगा तो ज्ञान कैसे? ये तो मैं बता दूंगा पहले बात से। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। देखो, पहले भाव से मैंने बताया था, त्वचा आप अपनी देख सकते हो, बुद्धि देख सकते हो, आप अपनी समृद्धि देख सकते हो, बेइज्जती होगी, इज्जत बढ़ेगी, ये देख सकते हो पहले घर से। लेकिन और क्या क्या, ये तो किताबों की बातें थी, लेकिन और क्या क्या देख सकते हैं एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बता रहा था। जैसे कि शिफाली जी ने बोला, अष्टम भाव से हम पहले भाव को क्या देख सकते हैं। लेकिन अष्टम भाव आपको पता है ससुराल का होता है। सबसे बड़ी चीज अष्टम भाव हमारी आयु का होता है। और जब हम आयु के बारे में देखते हैं तो आयु किसकी कम होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि लगन की। आयु किसकी कम होगी भाई? आयु का घर देख रहे हैं तो किसका होगा आयु का? आपका ही। लगन कुंडली, लगन यानी कि देह का है। हम देह का, स्वास्थ्य का देखेंगे, आयु कितनी है कितनी नहीं है। अगर हम उसका देखेंगे तो अष्टम से लगन भाव कितना बनता है? छठा हाउस। यानी कि उस देह को आपने रोगी तो नहीं किया। रोग ऋण शत्रुओं का घर होता है छठा, यानी कि अष्टम से छठा घर पड़ गया आपका लगन घर, पहला भाव। यानी कि पहला भाव अगर रोगी होगा, कर्जा सिर पे लिया, मानसिक तनाव आपके ऊपर रहेगा, तो फिर कहाँ आयु बढ़ेगी आपकी? आयु तो वो बताएगा ही, आयु आपकी कम है। तो आप अपनी आयु भी बढ़ा सकते हो अगर आप अपने मन को शांत रखते हो। आप संचित धन ले सकते हो। संचित धन का मतलब ये है कि आपका जुड़ा हुआ पैसा, यानी कि आपके पुरखों का जुड़ा, कहते पुश्तैनी जायदाद, वो अष्टम घर से। गड़ा हुआ धन, वो भी अष्टम घर से। तो ये सारी चीजें लगन को ही मिलेगी अगर मिलेगी तो। शमशान का घर, शमशान भी आप ही जाओगे, कोई आपकी जगह तीसरा थोड़ी देर चला जाएगा। तो ये अष्टम घर से हम अगर देखते हैं तो अष्टम घर का पहला घर बनता है रोग ऋण शत्रुओं का। यानी कि आप अष्टम घर से अगर पहला घर बनाओगे तो आपने कितना अपनी देह को रोगी बना रखा है। तभी तो बोलता हूं सबसे पहला उपाय कीजिए मेरा। दुनिया का सबसे पहला उपाय क्या है? सूर्य उदय से पहले उठोगे तो कहते हैं ना, आप समय से पहले चलोगे। समय स्टार्ट होता है हमारी पृथ्वी का जब सूर्य उदय होता है। समय तभी से कहते हैं ना। आजकल तो हमने कैलकुलेशन कर ली कि 2021 चल रहा है और सितंबर का महीना खत्म हो गया, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। आज शिफाली जी एतवार है तो संडे का दिन है, तो हम संडे को वर्क कर रहे हैं भाई, एपिसोड कर रहे हैं। देखिए समय ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता। देखिए हम कहीं पे जा नहीं सकते, कहीं पे आ नहीं सकते, परिवार के साथ उनको लेकर जा नहीं सकते क्योंकि समय नहीं है। आज संडे था, हमने चंडीगढ़ का टूर कैंसिल किया। चंडीगढ़ जाना था हमने संडे को, तो चंडीगढ़ का टूर कैंसिल किया। अगर हम टूर ना कैंसिल करते तो पहले से 8-9 दिन हो गए थे एपिसोड बनाए हुए, तो हमारे एपिसोड बनते ही ना। जी प्रोफेसर, आप कहते हैं कि समय से पहले उठो, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त होता है 4:30 से 5:30 के बीच में, हम लोग बोल देते हैं। बिलीव करोगे प्रोफेसर, आज संडे था, आज तो हम लोग कह सकते थे कि हम लेट उठे, और मेरी रूटीन पता नहीं क्या बनी प्रोफेसर, आपके साथ रहते रहते फिर मेरी 4 बजे जाग खुल गई। उसके बाद नींद ही नहीं आई। भगवान की ऐसी कृपा है, बिना अलार्म के अब उठने लगे। ये प्रोफेसर, ये भगवान की कृपा है या आपकी कृपा है? नहीं, ये तो भगवान की कृपा है जी। मेन शिफाली जी ये है कि जो रास्ता अपना लेता है उसकी जिंदगी। देखिए शिफाली जी, एक बात और बताऊं, मान लीजिए हम संडे को फ्री होते,
हम वैसे होते नहीं हैं। जब भी संडे होता है तो हम कहीं शूटिंग पे, अभी महाभारत का हम पहला एपिसोड करना है क्योंकि कुरुक्षेत्र जाना है, वहां पे शूटिंग करनी है, तब भी हमारा पहला एपिसोड शुरू होगा जो हमने आगे हेडलाइन लगानी है। हेडलाइन तो तभी लगेगी ना अगर हम महाभारत वहां जाएंगे, कुछ उसके लिए समय नहीं मिल रहा। हमारे तकरीबन 40-50 एपिसोड हो चुके हैं। जी प्रोफेसर, जब सोचते हैं तब फिर क्लाइंटेज बढ़ जाती, कभी कुछ हम कहीं जा नहीं पाते। तो ये चीज़ है कि हम कहीं पे जाने, आज संडे का दिन था तो आज हमारा कैमरामैन तो आया नहीं, तो फिर ये कैमरामैन काम आ गया, यही कैमरामैन काम आ गया तो फिर मैं ही कैमरामैन बन गया, मैंने ही कैमरे लगाए और यहाँ पे पीछे भोले शंकर जी लगा के और ऐसे ही बैठ गए हम, क्योंकि मैंने कहा ये वाला व्यू नहीं हमने दिया, बाकी सभी व्यू दे रखे हैं। तो ऐसे ही हमारा स्टार्ट हो गया कैमरा। तो ऐसे ही है, हमारे पास समय नहीं होता। हम टाइम अभी 12 बज चुके हैं, देखिए तो सुबह का 8 बजे आए, 8:30 आए थे हम, 8:30 आ गए थे। 2.5-3 घंटे तो ऐसे ही सेटिंग करने में, कहाँ पे लगाना कैमरा, कहाँ पे नहीं लगाना, कैसे रखना कैसे नहीं रखना, और पीछे क्या दिखना चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए, बहुत कुछ देखना पड़ता है। जी प्रोफेसर, आप ऑलराउंडर बन गए जी। कैमरा भी लगाना आ गया, डायरेक्शन देखनी आ गई, और बोलना तो आता ही था, ठीक है ना। अब जब बाहर जाना तो एक दो बंदे की जरूरत नहीं, एक अद्धा बंदे सारे। जी प्रोफेसर, वो प्रोफेसर से गुरुजी तक का सफर ये ऐसे नहीं तय हुआ, आज पता चला ये ऐसे तय हुआ मेहनत करके। इसलिए अब सबको बताता हूँ, जब मेहनत करते हो तो सब कुछ आ जाता है खुद ब खुद ही। मुझे थोड़ी ना कैमरा चलाना आता था, ये मैंने पकड़ा और ऐसे ही उनको देख देख के मेरे को भी आ गया, डायरेक्शन ऐसे नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी। पहले मैं अपनी जगह पे शेफाली जी को बिठाया, फिर मैं शेफाली जी को शेफाली की जगह बिठाया, तो ऐसे मैंने कैमरे सेट कर दिए। तो वाइड कैमरा हमने तकरीबन हमारे 7 कैमरे लगे हुए हैं हमारे सामने, तो भगवान की कृपा से ऐसी सेटिंग हो गई। चलो बात करते हैं, पहले टॉपिक पे आते नहीं तो फिर टॉपिक फिर उड़ जाता है। पहले घर के सुनिए बहुत ध्यान से, हमारा धन स्थान बनता है दूसरा घर। जैसे कि मैंने बताया था, धन स्थान 12वें घर से पहला घर 12वां घर बनता है। तो इसीलिए जो दूसरे घर का पहला घर बनता है 12वां घर, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। दूसरे घर का पहला घर बनता है 12वां घर, यानी कि हम पहले घर से अपना व्यय, आप कितना खर्च करते हो, आप कितना जेल में जाते हो या विदेश जाते हो, आप बिना कुछ कहते ना हमने उल्ट पटांग खा लिया, खाने का घर तो दूसरा होता है, दूसरे घर से दांतों से खाए जाते हैं, नाखून का दूसरा घर। तो खाने का खाए अगर दूसरे घर से मुख से खाया तो कहाँ जाएगा, पहले घर में, आपकी देह में। तो आपने क्या खाया जिससे आप बीमार गए और हॉस्पिटल गए, यानी कि दूसरे घर का पहला घर जो बनता है 12वां स्थान। इसलिए दूसरे घर को हम मार्केश बोल देते हैं। देखिए जब तक मैं आपको डीपली नहीं समझाता तभी आपको पता नहीं चलेगा। दूसरे घर को हम मार्केश इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूसरे घर का पहला घर जो होता है 12वां घर होता है। देखिए तो ऐसे ही नहीं ज्योतिष बनती, ज्योतिष का बहुत गहरा जो है ना, एक एक घर अपना रोल अदा करता है। तो पहले घर से हम अपना नुकसान भी देख सकते हैं, हमने हॉस्पिटल जाना है या फॉरेन जाना है, अगर दूसरे घर से देखेंगे तो। अगर हम कम खर्चा करते हैं तो 12वां घर हम अपना ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, एक घर ठीक करने से पूरी कुंडली ठीक कर सकते हो। ये मैंने हेडलाइन ऊपर लगा दी कि लोगों का फालतू खर्च खत्म हो जाए, आप अपनी पूरी ठीक कुंडली ठीक कर लिए। तो वही बात पे आता है कि दूसरे घर का पहला घर 12वां स्थान बनता है। आप हॉस्पिटल जाओगे या विदेश जाओगे या जेल जाओगे, जाओगे तो आप बोलते हो 12वें घर से। हम बोलते हैं कि 12वां घर से प्रोफेसर 12वां घर हमारा ठीक था, वहां कोई ग्रह भी नहीं आया था लेकिन जेल जाना पड़ा। देखिए कहीं दूसरे घर की दशा अंतर्दशा तो नहीं चली, उन्होंने तो जेल तो नहीं बजा दिया, क्योंकि उसके घर से हम देखें तो 12वां घर आपका लग्न बनता है। अब पता चला कि कई दफा 12वां घर जागता नहीं, हम जेल फिर चले जाते हैं, हम विदेश चले जाते हैं। विदेश कौन जाता है, आप लगन। 12वां घर थोड़ी ना उठ के चला जाता है हॉस्पिटल, आप जाते हो। इसी तरीके से तीसरे घर से, तीसरा घर किसका होता है पहले मैं आपको बता दूं, छोटे भाई बहनों का। जी प्रोफेसर, दूसरा घर फिर आधा छूट गया, मुझे लगता है आपने बताया नहीं जी प्रोफेसर, ये स्वामी जी अभी दूसरे घर पे पहुंचा नहीं, पहले घर पे पहुंचता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं तीसरे घर से पहला घर जो बनता है वो आय का बनता है। अभी तक तो पहले घर की बारी ही खत्म नहीं हुई,
अभी तक तो तीसरा घर तो आएगा नहीं, पहला घर ही खत्म नहीं हुआ अभी तक। 50 चीजें ऐसे नहीं देखी जाती थी पहले घर से। मैं 50 चीजें देखता हूँ, जितनी भी किताबें वो सिर्फ 5-7 चीजें ही देखती हैं। और इसलिए हमारी स्टडी में और लोगों की स्टडी में जमीन आसमान का अंतर है। वो इसलिए अंतर है शेफाली जी कि हम हर चीज देखते हैं। वैसे एक बात बताऊं शेफाली, हमारे पास समय नहीं होता हर चीज देखने के लिए जब क्लाइंट हमारे सामने होता है। जी, मैं कई बार देखती हूँ कि प्रोफेसर जो परिवार के लोग हमारे आते हैं तो हमारे सामने बैठते हैं, मैं कुंडली बना रही होती हूँ, आप सिर्फ यही बात बताते हैं, आप इस चीज़ के लिए यहाँ आए हो, उपाय दिए और चलो। हाँ। मतलब कि सिर्फ 10 मिनट की डीलिंग होती है, 10 या 15 मिनट की डीलिंग होती है, उसी में आप बोलते हैं कि आप इस चीज़ के लिए आए हैं, इसका उपाय लीजिए, आप कीजिए और आपका हल हो जाएगा। शेफाली ये एक बात बताऊँ आपको, आपकी प्रैक्टिस होगी? नहीं, प्रैक्टिस नहीं, भगवान हमें पहले से ही दिखा देता है। देखिए बाकी बातें तो ये है कि बुरी बातें मैं बताता नहीं, क्योंकि आप खुद बोलते हो जो बात बोलते हो वो हो जाती है। तो फिर मैं बुरी बात इसलिए नहीं बताता, बेचारे को मैंने बोल दूं, बेचारा वो आया तो अच्छा होने के लिए, वो मेरी बात सुन के बीमार हो जाए या परेशान हो जाए। अच्छा जी प्रोफेसर, मैं यहाँ पे आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। प्रोफेसर कुछ ऐसा भी होता है जब हम कुंडली बना रहे होते हैं तो हालांकि 9 ग्रह हमें पता है कि इन 12 खानों में हमने ये ग्रह भरने हैं, लेकिन एक ग्रह बीच में छूट ही जाता है। जब देखते हैं कि इस पर्सन का ये ग्रह क्यों छूटा, वो दिखाई ही नहीं देता, मतलब कि ऐसे इंटरप्ट हो जाता है। क्या वही ग्रह उनका खराब होता है? बिल्कुल 100% खराब होता है। देखिए अब ग्रह तेरे फंस जाते हैं, वो कहते हैं अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आ गए ठीक तो हो जाएंगे। अब उसको वो ग्रह दिखाओ ही ना, वो ग्रह बनाने की कोशिश करते हैं, बनता नहीं है हमारे से। कई दफा मैं बोलता हूँ शेफाली जी आपने ये ग्रह तो बनाया ही नहीं। अब बिलीव करोगे प्रोफेसर, आप बोलते हैं कि ग्रह बनाया नहीं, मेरे को जब तक वो पर्सन यहाँ से अपनी बीमारी नहीं बोलता तब तक मुझे वो ग्रह ही नहीं दिखता। क्या ऐसा कुंडली में होता है प्रोफेसर? शेफाली जी एक बात और बताऊं, जब कोई इंसान आपके पास आता है, कैसे कपड़े डाल के आता है, उनसे ही पता चल जाता है कि इंसान कौन सा दुख लेके आया है। और जब आके सामने बैठता है, बिना बोले बैठ जाता है, तो उसका वो ग्रह बनता ही नहीं, वो ग्रह नहीं बनता, तो उसको उसी ग्रह के रिलेटेड ही आपके पास आया है। पंचम में जब राहु होता है तो इंटरेस्ट बहुत होता है ज्योतिष में जी, गूढ़ विद्या का रहस्य। हाँ, पर ज्ञान के लिए आपको गुरु को जगाना पड़ेगा, जो कि पहले से ही आपका गुरु बहुत अच्छा बैठा हुआ तीसरे घर में। कहते हैं गुरु जिस घर में बैठता है उस घर का नाश करता है और जिस घर को देखता है उसकी वृद्धि करता है। तो गुरु तीसरे घर में बैठ के किसको देख रहा है? भाग्य को देख रहा है। और किसको देख रहा है? पंचम स्थान को देख रहा है, और सप्तम को भी देख रहा है, और सप्तम दृष्टि से भाग्य को देख रहा है, 9वीं दृष्टि से 11वें हाउस को देख रहा है। तो यानी कि इन तीनों घरों को वो देखता है, तो उनके लिए अच्छा करता है जी, बढ़िया करता है। तो इसका मतलब ये है कि गुरु ग्रह इंसान को ज्ञान देता है, राहु आपको कहते हैं ना टेक्निकल समझाता है। ये राहु ज्योतिष का घर तो पंचम होता है, तो टेक्निकल राहु आपको समझाता है ये चीज ऐसे कैसे, तभी आप मेरे पास आए हो, क्योंकि मैं साइंटिफिक रीजन से जवाब देता हूँ हर चीज का, तो वो आपको साइंटिफिक बात वाली बात अच्छी लगती है जी। जितने पंचम राहु वाले होंगे वो आज खुश हो गए होंगे कि गुप्त विद्या जो है राहु पंचम वालों को मिल जाती है। तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती है जब ऐसी गुप्त विद्या मिलती है। जब आप प्रोफेसर कुछ सिखाते नहीं तो मैं उठ के चली जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे आज घर में काम है कोई। शेफाली जी कभी भी ज्योतिषी कभी पढ़ के नहीं बनता, हमेशा अभ्यास से बनता है, हमेशा कुंडलियां देखने से बनता है। मेरे को इतनी बातें कहाँ से आ गई, चलो बताओ मुझे, मैंने कौन ऐसा ग्रंथ पढ़ लिया कि जिसमें ये बातें लिखी हुई हैं? जी प्रोफेसर, पता क्या होता है, जब थोड़ा सा इंसान अनजान होता है इन चीज़ों से तो वो उठ के भागने की कोशिश करता है। अभी कुछ लोग होंगे जो हमारी बातें सुन के वीडियो आगे कर रहे होंगे कि हम लोग ये बातें नहीं सुननी, हमने अपने टॉपिक की बातें सुननी है। ये अज्ञानता की निशानी होती है प्रोफेसर। तो पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, अपनी सीट से भाग जाती थी, प्रोफेसर ने आज कुछ नहीं सिखाया, चलो चले आज का दिन पूरा हो गया, दिनचर्या पूरी हो गई। तो ऐसा आज नहीं होता, क्योंकि आज पता चल रहा है कि कभी भी कहीं पर भी हमें कुछ सुनने को मिल जाए, क्या पता कभी कोई ज्ञान की बातें हमें मिल जाए। शेफाली जी बहुत ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास इतना बड़ा लोटा है, इतना 1 किलो का हाथ मेरा बन गया, अगर लोटा ऐसा बनाए 1 किलो दाल आती है, इतना लोटा है, आपने ज्ञान इस लोटे से भर लिया तो ये भर गया, तो इसको में और ज्ञान डालोगे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि लोटा आपका बड़ा नहीं है, छोटा है। ये लोटा कैसे बड़ा होता है? जैसे जैसे धैर्य बढ़ता है ये फैलता जाता है। लोटा धैर्य से बढ़ता है। जिसके पास धैर्य नहीं होता उसके पास ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसके वो लोटी लेकर घूम रहा है, लोटा भी नहीं, लोटी लेकर घूम रहा है। तो पहले अब लोटी थी, अब लोटा बन गया, तो अब कैसे बहुत बड़ा कढ़ाइया बनेगा, कहते हैं बट्ठल बनेगा।
तो वो तभी पात्र बढ़ता जाता है। पात्र बढ़ता जाता है जैसे जैसे इंसान की उम्र और धैर्य बढ़ता जाता है। तो देखिए शेफाली जी, हमारे पास धैर्य बड़ा, मेरे पास तभी भगवान ने मेरे को इतना ज्ञान दिया, नहीं तो ज्ञान किसके पास है? ऐसी बातें कोई दुनिया में पहले क्यों नहीं बता पाया जो आज सुन रहे हैं? पहले तो किसी को उठना चाहिए था ना। जो टीवी में बताते हैं वो बेचारे ज्ञानी नहीं होते, तो इसमें मैं भी हूं भाई जो ज्ञानी नहीं हूं, तो जो बताने योग्य है वो बेचारे टीवी पे आ नहीं सकते, उसके पास वो नहीं होता भी, इतनी समर्था नहीं होती वो ज्ञान को बता सके। देखिए कुछ लोग ऐसे भी जी प्रोफेसर साहब, आपकी बातें अब नहीं समझ आती, जब हम पे कोई ऐसी विपदा पड़ती है फिर तब समझ समझ आती आती है। है कि हाँ नहीं प्रोफेसर साहब। शेफाली जी एक बात और बता देता हूँ, जो मैं बात बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। कोई भी महापुरुष या कोई भी इंसान, अच्छा इंसान बात जब बोलता है तब समझ नहीं आती, जब वो बेचारा चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब हम उसको बोलते हैं कि बाबा जी था। तब क्योंकि आप कहते संत थे, क्योंकि जितने भी संत हुए हैं, जितने भी अच्छे आदमी हुए, इंसान हुए हैं, भगवान जैसे क्यों बन गए? क्योंकि आपको 100 साल बाद उसकी बात समझ आई, यानी कि आपसे 100 साल आगे थे वो इंसान, तभी हम उसको पूजने लगे, तभी हम उसको मानने लगे। तभी कुछ लोग मेरे को मानते भी, आपकी ये बातें जब हमारे ऊपर बीतती तब हमें पता चलता, ऐसे नहीं पता चलता। चलो टॉपिक पे आते हैं, पहले घर के ऊपर। तो ये पहला घर खत्म नहीं होगा तो एपिसोड हमारे दिखे जाएंगे। तो पहला घर से हम तीसरे घर, जब हम तीसरे घर का पहला घर बनता है इच्छाओं की पूर्ति का, यानी कि आप इच्छाओं की पूर्ति पहले घर से भी ले सकते, क्योंकि वो तीसरे घर से बनता है, यानी कि आय का तीसरे घर से बनता है। तीसरे घर का पहला घर बनेगा उसकी आय का। अगर आप उठोगे, काम करोगे, सुबह की उठ के सैर करोगे, अपने शरीर को तंदुरुस्त करोगे, तभी तो इच्छाओं की पूर्ति कर पाओगे। कहते ना मन, तो मैंने पहले बताया ना, पहले जो एपिसोड में बताया, पहला घर होता है सूर्य कार का होता है और चंद्र कार का होता है। कारक तत्व जरूर पता होने चाहिए, जब तक कारक तत्व पता नहीं होंगे तब तक आप इंसान कभी भी पूरी जिंदगी में ज्योतिष को समझ नहीं पाओगे। ये कारक तत्व सिर्फ पराशर ज्योतिष में है, रेड बुक में, लाल किताब में नहीं है। लाल किताब में तो सिर्फ एक ही चीज चलती है, पहला घर जी मंगल का, दूसरा घर शुक्र का, ऐसे ही चलता है। तो ये जो पराशर ज्योतिष है बहुत गूढ़ विद्या है। अभी तो मैंने रेड बुक का बनाता हूँ वर्षफल, अभी वर्षफल पराशर ज्योतिष का नहीं बनाता, मुंथेश कहाँ चला गया, उसका कितना लिखा है, तो वो छठे हाउस में चला गया तो आपके लिए क्या होगा, वो मुंथेश की बातें आती हैं। तो पहला घर हमारी आय का भी बनता है तीसरे घर से देखा जाए तो बड़े भाई बहन का भी बनता है तीसरे घर से, यानी तीसरे घर का 11वां घर बन गया। अब चौथे घर से देखा जाए तो पहला घर कर्म स्थान बनता है, तो यानी कि मां का बाप, आपकी मदर का पिता आप जैसा होता है, यानी कि आपका नाना, ये पहला घर ही होता है। देखिए मां का बनता है चौथा घर, तो मां का 10वां स्थान बन गया, उसके पिता का बन गया पहला घर, यानी कि आपके नाना का घर भी पहला ही बनता है शिफाली जी। यानी कि अगर आपको सुख लेने हैं तो आपको कर्म, यानी कि चौथे घर का कर्म करना पड़ेगा। कर्म है आपका पहला घर, जब तक आप करोगे नहीं, काम नहीं करोगे, तब तक आपको सुख नहीं मिलेंगे। वही बात आ गई जी, बिल्कुल। जैसे कि 10वां घर का चौथा स्थान बना था, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, 10वां घर का चौथा स्थान बनता है, तो 10वां घर होता है हमारे पिता का, पिता का, यानी कि पिता की माँ आप जैसी होगी, यानी कि आपकी दादी केश वाली जी आप जैसी थी आपकी दादी जी बिल्कुल। तो देखिए, तो कुंडली कैसे घूमती है, हम कुंडली को कैसे घुमा सकते हैं। तो इसलिए जब तक आप कहते हैं ना घरों को घुमा नहीं सकते, तब तक आप अच्छे ज्योतिषी भी नहीं बन पाओगे। तो चौथा घर बनता है हमारा माँ का, तो माँ का पिता हमारे पहले घर से देखा जाता है, यानी कि कर्म हमारे पहले घर से देखा जाता है, चौथे घर से कर्म, यानी कि माँ कैसा कर्म करेगी, कौन सा करेगी, यानी कि आपके पहले घर से देखा जाएगा। तो अगर माँ वर्किंग है तो आपके पहले घर से देखा जाएगा कि माँ कौन सा वर्क करेगी। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी मैंने, यानी कि आपके बच्चों की कुंडली में आपका पता चलेगा कि आपके लिए ये काम सही है या नहीं सही। देखिए अगर आपके पास कुंडली ना होती तो जी प्रोफेसर मैं अभी बताऊं मुझे पता है गज केसरी योग है चौथे घर में आपकी बेटी का, जी बिल्कुल, आपकी बेटी का, यानी कि चौथे घर का मालिक चौथे घर में बैठा हुआ है, यानी कि चौथा घर कौन सा होता है, कर्क लगन है उनका, तो गज केसरी योग बनाकर बैठी हुई है चौथे, तभी आपको ज्योतिष का काम फलेगा, यानी कि गुरु का धर्म कर्म का कार्य
फलेगा आपको, क्योंकि दोनों ग्रह वहां पे बैठे हुए हैं गुरु के साथ। यानी कि चौथे घर में जो कर्क लगन है उसका, कर्क लगन का मालिक चंद्रमा वो चौथे घर में वो गुरु के साथ बैठा हुआ है। तो माँ का निर्णय किसने कर दिया? बेटी ने, कि अगर ये काम मेरी मदर करेगी तो कामयाब होगी। तो देखिए की बात है प्रोफेसर, अब ये बातें कौन जान पाया आज तक कि इतना गूढ़ रहस्य है। तभी आप बोलते हैं कि ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। शेफाली जी सच बताऊं, मेरे को भी पता नहीं होता जब मैं बातें करता हूं तो, लेकिन बातें कहां से आ जाती हैं ये ऊपर तक कहते हैं जो पीली लाइट जुड़ी हुई है मेरे साथ वो अंदर से बोलती रहती है। शेफाली जी ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो समय रहते आता है, जैसे कि समय अंतक मणि। जी बिल्कुल, समय के अंत तक रहेगी। समय अंतक मणि हमने जो बनाया है, समय अंतक मणि बनाई है जो शेर के मुंह में थी, ठीक है। समय रहते जो 40 किलो सोना हर रोज देती है, सूर्य जब निकलता है तो समय रहते तक आप मणि जैसे हो जाओगे। ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे इंसान ज्ञान लेता है, तो कुछ इंसान देखा है जो बुजुर्ग होते हुए मेरा बेटा काम नहीं कर रहा, हाथ पैर कांपते होते हैं, तो मेरा पोता नहीं काम कर रहा, तो मैं कहता हूं माते तू क्या लेना तेरे बेटे से, क्या लेना पोते से। अभी आपका काम है सिर्फ भगवान का नाम लेना, उसको खुश रखना, ताकि इस जन्म में जो नरक भोग लिया ताकि अगले जन्म में ना भोग सको। आपने 2 फुलके खाने, 2 फुलके खाइए, तीर्थ यात्रा कीजिए। अगर पैसे नहीं है तो घर में बैठ के भी इंसान आंखें बंद करके तीर्थ यात्रा कर सकता है। वो विधि मैं सिखा सकता हूं आपको, लेकिन अभी वहां तक पहुंचे नहीं हो आप। अगर सिखाऊंगा ऊपर से निकल जाएगी, ज्ञान कोसों दूर है। लेकिन ये सारी विधियां सब कुछ मैंने ज्योतिष के रहते ही सीखी हैं। ज्योतिष में ही मुझको भगवान मिला है। ऐसे नहीं कि कुछ लोग ज्योतिष में रह के तो नास्तिक हो जाते हैं, लेकिन मुझे ज्योतिष में भगवान मिला। लेकिन मुझे ज्योतिष में ऐसे रहस्य मिले जो कि मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो मेरे पास नहीं थे। मैं किताबें पढ़ के अगर ऐसा ज्योतिषी बन पाता तो फिर मैं 2000 में ही बहुत बड़ा ज्योतिषी बन जाना था। तो 2010 में या 9 में क्यों बना अच्छा ज्योतिषी? क्योंकि मेरे पास अच्छे क्लाइंट कब आने शुरू हुए थे? 2007-8 में। शिफाली जी, हालांकि तो ज्योतिषी तो मैं 2002 में भी था, तो तब क्यों नहीं आए मेरे पास लोग? जी, क्योंकि पात्र मेरा छोटा था, तभी मेरे पास छोटी सी लोटी थी, फिर लोटा बना, कहते थे धीरे धीरे पात्र बढ़ा। तो इसी तरीके से समय रहते भगवान ज्ञान देता रहता है, जब कोई अच्छा इंसान होता है तब। जी प्रोफेसर, अभी आपने इतना गूढ़ रहस्य मुझे बताया कि आपकी बेटी की कुंडली में ये योग था कि ऐसा बनने का। तो प्रोफेसर ये योग कब खुलता है? क्या ज्योतिष इस बात की गणना करता है? बिल्कुल शिफाली जी, जब उसकी दशा महादशा आती है तब खुलता है। अब पंचम घर से आपका पहले घर से हम देख सकते हैं आपका भाग्य, यानी कि जब आपका पुत्र होता है तभी आपका भाग्य उदय होता है। तभी यानी कि जब आपका पोतरा होता है तभी आपका भाग्य उदय होता है। कभी भी देखना जिंदगी में जितने भी पूरी दुनिया में इंसान है, जब पोतरा होगा तो इंसान के पास सुख समृद्धि बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो भाग्य उदय तभी होता है। तो यानी कि आप पंचम का भाग्य भी बनता है पहला घर। आपकी औलाद होगी तो औलाद कैसी होगी वो आपके पहले घर से ही पता चलेगा। अगर आप जैसे होंगे, आपने अच्छे कर्म किए होंगे, तभी आपकी औलाद आपका भाग्य उदय करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। अब बात आती है छठे घर से, यानी कि छठे हाउस से अष्टम घर बनता है पहला घर। यानी कि अगर आपकी आयु देखी जाए तो छठे हाउस से निर्णय हो जाता है कि आप कितना जियोगे, आपके रोग ऋण शत्रु कितना आपको जीने देंगे। क्योंकि आपके रोग ऋण शत्रु अगर आपको बढ़ जाएंगे तो आपकी आयु कम होती जाएगी, क्योंकि आयु छठे हाउस से अष्टम घर ही बनता है। क्या घड़ा हुआ धन मिल सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वो तो अष्टम घर से। लेकिन छठे हाउस से ये देखा जाएगा नानकों के घर से कि आपकी आयु कितनी कम है या बढ़ाई हुई है आपने। सप्तम हाउस से मार्केश बनता है आपका सप्तम हाउस, यानी कि सप्तम हाउस से लग्नेश मास के हाउस, यानी कि उसकी पति का घर सप्तम हाउस होता है अपनी पत्नी का, जैसे मेरी पत्नी का। ऐसे ही मेरी पत्नी से उसका मैं घर बना, तो मार्केश हुआ। पत्नी आपको कितने कष्ट देने वाली है, आपको कितना दुख देने वाली है, इसलिए मार्केश बोला जाता है सप्तम हाउस को। तो कहीं सुख तो नहीं देने वाली, कहीं दुख तो नहीं देने वाली। अगर दुख देगी तो कितना बड़ा दे सकती है। सब कुछ आपकी जमीन जायदाद जो आपने अष्टम से लिया, जो आपने दूसरे घर से इकट्ठा किया, जो आपने 11वें भाव से इकट्ठा किया, वो अपनी पत्नी आपको तलाक देके सब कुछ ले तो नहीं जाएगी।
तभी हम सप्तम घर से मार्केट देखते हैं। पीछे से इशारे आने शुरू हो गया। आज पहला घर पूर्ण हुआ 2 एपिसोड में। तो देखिए ज्योतिष कितनी बड़ी है, जो कि आज तक खत्म होने वाली ही नहीं है। अभी तक पहला घर भी मैंने शॉर्टकट में बताया, पीछे इशारे आने शुरू हो गए थे तभी। प्रोफेसर आज हमारे जो एपिसोड का नाम था वो है ज्योतिष सीखें। वाकई आज हमने ज्योतिष सीखी है। मुझे लगता है कि आज आपके ऊपर कृपा बरस ही रही है, क्योंकि पीछे आपने भोले शंकर की तस्वीर लगा रखी है, तो आज पूरी कृपा है। तो कहते हैं कि कर्म की गठरी बांध कर जग में फिरे इंसान, जैसा करेगा वैसा भरेगा, विधि का यही विधान। तो आज प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा हमें समझाया है कि ऐसा क्या 2 एपिसोड एक ही पहले घर में अगर पूरे होंगे तो 12 घर हम कैसे देखेंगे, 12 भाव कैसे जानेंगे हम। तो इस एपिसोड को भी हम कंटिन्यू करेंगे। हालांकि दूसरे भाव के बारे में बताएंगे, लेकिन बीच में नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रों के ऊपर भी एपिसोड करेंगे कि घर में जोत जलानी चाहिए, अगर जलानी चाहिए तो किस दिन जलानी चाहिए, कंजक पूजन जो है वो किस दिन करना चाहिए। बहुत सारी बातों का आपको ज्ञान देंगे, तो हमारे साथ आप बने रहें। तो आपसे जल्द ही मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।